नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक ऐसी कहानी पर है जिसका शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हम्म। अधूरी सी राह पूरी सी जीत। हम्म। ये कहानी है आरव नाम के एक लड़के की। एक बहुत ही छोटे से कस्बे से आता है। पिता दर्जी हैं, माँ घरों में काम करती हैं और सपना है इंजीनियर बनने का। एक आम कहानी लगती है ना? हाँ, पहली नजर में बिल्कुल मेहनत, असफलता और फिर शायद सफलता। लेकिन आज हम सिर्फ ये कहानी नहीं सुनाएंगे, हम इसे एक केस स्टडी की तरह देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई हार के बाद उठता है तो उसके दिमाग के अंदर असल में बदलता क्या है। बिल्कुल सही। क्योंकि हिम्मत मत हारो ये कहना तो बहुत आसान है। हाँ, पर जब कोई सच में हारता है तो वो हिम्मत आती कहाँ से है? वही तो। आरब की कहानी में ना हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प मानसिक प्रक्रियाएं दिखती हैं। हम देखेंगे कि कैसे वो अपनी असफलता को रीफ्रेम करता है, उसके मतलब को ही बदल देता है, और कैसे उसका जो नियंत्रण का केंद्र है वो बाहरी दुनिया से हटकर उसके अंदर आ जाता है। तो ये सिर्फ एक प्रेरणा की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लचीलेपन के रेजिलियंस के विज्ञान को समझने का एक सफर है। चलिए तो फिर इस सफर की शुरुआत करते हैं। आरव की पहली और शायद सबसे बड़ी ठोकर से। वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए शहर जाता है। पूरी जान लगा देता है, दिन रात एक कर देता है, लेकिन नतीजा फेल। और यह हार उससे तोड़ देती है। वो सोचने लगता है शायद लोग सही कहते थे, मेरी औकात इतनी नहीं, और बस गांव वापस लौट जाता है। और यहीं पर रुकना जरूरी है। ये वो पल है जहां ज्यादातर कहानियां खत्म हो जाती हैं। मनोविज्ञान में से नेगेटिव सेल्फ टॉक का एक चक्र कहते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक? हाँ, एक असफलता हमारे मन में जो सबसे गहरे डर होते हैं ना, उन्हें सही साबित कर देती है। वो ये नहीं सोच रहा कि मैं इस बार फेल हो गया, वो सोच रहा है कि मैं एक फेलियर हूं। ओहो, मतलब ये उसकी पहचान बन गई। बिल्कुल, उसकी पूरी पहचान उस एक नतीजे से जुड़ गई है, और इसी टूटे दिल से वो घर पहुंचता है। लेकिन यहाँ कहानी पलट जाती है। हाँ, यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। उसके माता पिता उसे डांटते नहीं, बल्कि कुछ ऐसा कहते हैं जो उसकी सोच की बुनियाद ही हिला देता है। क्या कहते हैं? उसके पिता कहते हैं, बेटा, हार का मतलब हमेशा अंत नहीं होता, कभी कभी ये नई शुरुआत का दरवाजा होती है। और फिर उसकी माँ कहती है, अगर गिरकर उठ खड़े होगे तो लोग तुम्हें जिद्दी कहेंगे, और जिद्दी लोग ही दुनिया बदलते हैं। वाह, ये सिर्फ दिलासा नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तकनीक है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग? हाँ, देखिए, उन्होंने असफलता की घटना को नहीं बदला, वो तो हो चुकी है। उन्होंने इस घटना का मतलब बदल दिया। हार, जो एक अंत की तरह दिख रही थी, उसे नई शुरुआत का नाम दे दिया। एग्जैक्टली। और फेलियर का जो लेबल था, उसे जिद्दी के गौरवशाली तमगे में बदल दिया। उन्होंने आरव के दिमाग को उस घटना को देखने का एक नया चश्मा दे दिया एक तरह से। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये खतरनाक सलाह नहीं हो सकती? मतलब हर बार फेल होने पर जिद्दी बने रहना तो बेवकूफ़ी भी हो सकती है। बिल्कुल। कोई लगातार गलत दिशा में मेहनत करता रहे और खुद को जिद्दी समझता रहे, तो एक कामयाब जिद्दी और एक नाकाम जिद्दी में फर्क कैसे किया जाए? ये एक बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब छुपा है लोकस ऑफ कंट्रोल के सिद्धांत में। देखिए, जब आरव पहली बार फेल हुआ तो उसका लोकस ऑफ कंट्रोल बाहरी था। वो अपनी हार के लिए अपनी औकात, अपनी गरीबी, किस्मत को जिम्मेदार मान रहा था। ऐसी चीजें जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। उसके माता पिता की बातों ने अनजाने में ही सही उसके लोकस ऑफ कंट्रोल को बाहर से खींचकर उसके अंदर शिफ्ट कर दिया। अच्छा। जिद्दी होने का मतलब है कि अब नतीजा तुम्हारी किस्मत पर नहीं, तुम्हारी जिद पर निर्भर करता है। अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। कामयाब जिद्दी वो है जो असफलता के बाद अपनी रणनीति बदलता है, सिर्फ मेहनत नहीं बढ़ाता। समझी। और नाकाम जिद्दी वो है जो एक ही गलती बार बार करता है और उसे लगन का नाम देता है। आरव ने शायद यही फर्क समझा। बिल्कुल। तो उसकी सोच का सॉफ्टवेयर एक तरह से अपडेट हो गया। लेकिन सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से तो परीक्षा पास नहीं होती। जमीन पर उसने क्या अलग किया इस बार, क्योंकि अब वो शहर वापस लौटता है? हाँ, और इस बार उसका तरीका जमीन आसमान का फर्क दिखाता है। पहली बार वो सिर्फ मेहनत कर रहा था, इस बार वो रणनीति के साथ मेहनत कर रहा है। जैसे कि? वो छोटे छोटे लक्ष्य बनाता है, रोज का टाइम टेबल, रिवीजन के लिए एक दिन। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, वो अपने हर डर को एक नोटबुक पर लिखता है, और उसके सामने उसका समाधान भी लिखता है। ये तो बहुत ही अनोखा तरीका है ना? जैसे एक तरफ लिखा डर, अगर इस बार भी फेल हो गया तो, और दूसरी तरफ समाधान,
कम से कम पहले से ज्यादा सीखा होगा और अगली बार के लिए बेहतर तैयारी होगी। वाह, ये तो सिर्फ पढ़ाई का प्लान नहीं लग रहा, ये तो अपने दिमाग को मैनेज करने का प्लान है। आपने सही पकड़ा, ये असल में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT का एक मूल सिद्धांत है। अपने डर और नेगेटिव विचारों को बाहर निकालकर उन्हें तर्क से चुनौती देना। अच्छा। जब तक डर हमारे दिमाग में रहता है वो बहुत बड़ा और अनियंत्रित लगता है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे ही हम उसे कागज पर लिखते हैं वो एक समस्या बन जाता है जिसका समाधान ढूंढा जा सकता है। आरव अब सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो अपने मन का डर भी दूर कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि असली लड़ाई किताबों से उतनी नहीं है जितनी अपने अंदर के डर और शंकाओं से है। बिल्कुल। और इस नई तैयारी के साथ वो दूसरी बार परीक्षा देता है, नतीजा आता है और ये एक अजीब सी हार है। वो पास तो हो जाता है पर सरकारी कॉलेज के लिए उसकी रैंक काफी नहीं होती। सच कहूं तो अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद इस हार के बाद हिम्मत छोड़ देती। पूरी तरह फेल होने से ज्यादा दुख तो मंजिल के पास पहुंचकर चूक जाने में होता है। सही बात है। इस तरह की असफलता को नियर मिस इफेक्ट कहते हैं और ये अक्सर ज्यादा निराशाजनक होती है क्योंकि ये आपको उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच लटका देती है। हाँ। लेकिन यहीं पर आरव की मानसिकता है दूसरा बड़ा बदलाव दिखता है। इस बार वो हार को अंत या दीवार नहीं मानता। वो खुद से कहता है, मैं पहले से बेहतर हुआ हूं। वो अपनी नाकामी को नहीं, अपनी प्रगति को देख रहा है। हाँ, और ये सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक की ग्रोथ माइंडसेट बनाम फिक्स्ड माइंडसेट की थियरी का सटीक उदाहरण है। अच्छा, ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि उसकी काबिलियत तय है, इसलिए पास न होना उसकी सीमा का सबूत है। वो सोचेगा बस मेरी हद यहीं तक थी। और ग्रोथ माइंडसेट वाला वो मानता है कि काबिलियत को मेहनत से बढ़ाया जा सकता है। आरव ने इस नतीजे को अपनी सीमा का सबूत नहीं माना, बल्कि अपनी मेहनत के असर का सबूत माना। उसने एक तरह से असफलता को डेटा की तरह इस्तेमाल किया। बिल्कुल। पहले प्रयास में मैं 0 पर था, दूसरे में मैं 60% तक पहुंच गया। मतलब मेरी रणनीति काम कर रही है, बस इसे और बेहतर करना है। और ये एंजेला डकवर्थ की ग्रिट वाली थियरी से भी जुड़ता है ना, कि ग्रिट सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि लंबे समय तक एक ही लक्ष्य पर टिके रहना और हर ठोकर से सीखना है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। ग्रिट का मतलब घंटों तक पढ़ना नहीं है। ग्रिट का मतलब है दूसरी हार के बाद उस किताब को दोबारा उठाने की हिम्मत। आरव वही कर रहा था। वो हार से निराश नहीं हो रहा था, बल्कि अपनी प्रगति से ऊर्जा ले रहा था। और इसी ऊर्जा के साथ वो तीसरी तैयारी में जुट जाता है। इस बार उसकी मुलाकात मिश्रा सर से होती है, जो उसे एक गुरु की तरह सलाह देते हैं, और वो सलाह वो उसकी तैयारी का रुख ही मोड़ देती है। मिश्रा सर कहते हैं, जब लगे कि अब और नहीं हो सकता, समझ लेना यही वो मोड़ है जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। अगर तुम यहां टिक गए तो तुम्हारी जीत तय है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है? ये ब्रेकिंग पॉइंट असल में होता क्या है? ये एक असाधारण बात है और ये सीधे तौर पर मानसिक सहन शक्ति से जुड़ी है। इसे एक एथलीट के उदाहरण से समझिए। ठीक है। जब एक मैराथन दावक दौड़ता है तो एक पॉइंट आता है जब उसका शरीर कहता है बस अब एक कदम और नहीं, लेकिन उसका दिमाग कहता है नहीं, अभी और दौड़ना है। मिश्रा सर आरव को उसी मोड़ की पहचान करा रहे थे, जहां प्रतिभा और ज्ञान पीछे रह जाते हैं और सिर्फ मानसिक दृढ़ता काम आती है। बिल्कुल। विज्ञान बताता है कि हमारा दिमाग हमें हमारी असली शारीरिक या मानसिक सीमा से बहुत पहले ही रुकने के संकेत देने लगता है। ये एक सुरक्षा तंत्र है। जो लोग इस संकेत को पार कर जाते हैं वही असाधारण परिणाम हासिल करते हैं। तो ये एक तरह से अपने दिमाग के बनाए हुए सेफ्टी अलार्म को नजरअंदाज करने की ट्रेनिंग है। एक तरह से हाँ, ये उस अलार्म को पहचानना और उसे ये बताना है कि मुझे पता है तुम क्यों बज रहे हो, लेकिन अभी असली खतरा नहीं है। मिश्रा सर ने आरव को कोई नया विषय नहीं पढ़ाया, उन्होंने उसे अपने दिमाग के इस अलार्म से लड़ना सिखाया। और इसका असर दिखता है। हाँ, जब आरव तीसरी बार परीक्षा देने जाता है तो लिखा है कि उसका दिमाग शांत था और हाथ कांप नहीं रहे थे। ये उस आत्मविश्वास का संकेत है जो सिर्फ तैयारी से नहीं आता, बल्कि इन मानसिक लड़ाइयों को जीतने से आता है। और फिर नतीजा आता है, उसका नाम मेरिट लिस्ट में है, उसे सरकारी कॉलेज मिल जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, जो इसे और भी खास बनाती है। आरव को नौकरी मिलती है और जब वो अपनी पहली तनख्वाह अपने पिता के हाथों में रखता है तो वो एक बहुत गहरी बात कहते हैं। क्या? वो कहते हैं, आज समझ आया, हमारी गरीबी नहीं, हमारे डर हमें छोटा बनाते हैं। ये बात मतलब बहुत कुछ कह जाती है।
पीढ़ियों से चली आ रही थी। सीमित करने वाली धारणाएं या लिमिटिंग बिलीफ्स। बिल्कुल। उसके पिता ने सालों से जिस गरीबी को अपनी और अपने बेटे की सीमा मान लिया था, आज बेटे की सफलता ने उन्हें दिखाया कि असली सीमा बाहरी हालात नहीं है, असली सीमा हमारे अंदर बैठे डर होते हैं। आरव ने सिर्फ अपना भविष्य नहीं बदला, उसने अपने परिवार के सोचने का नजरिया भी बदल दिया। हाँ। और कहानी का अंत तो इस पूरे चक्र को एक नए स्तर पर ले जाता है। कुछ सालों बाद आरव उसी शहर में एक कोचिंग सेंटर खोलता है और वहां वो उन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है जिनके पास सपने तो हैं पर साधन नहीं है। और यह उसकी यात्रा का कह सकते हैं एक तार्किक अंत है। उसने जिस चीज की कमी सबसे ज्यादा महसूस की, मार्गदर्शन और अवसर, वही अब वो दूसरों को मुहैया करा रहा है। उसने अपने दर्द को अपने उद्देश्य में बदल दिया। बिल्कुल। ये सफलता के चक्र को पूरा करता है। वो सिर्फ सफर नहीं हुआ, वो एक सहारा बन गया। वो अपनी कहानी के नायक से अब दूसरों की कहानियों का मार्गदर्शक बन गया है। तो आरव की कहानी को अगर हम समेटें तो ये सिर्फ मेहनत की कहानी नहीं है, ये अपनी सोच को बदलने, हार को एक नए नजरिए से देखने और अपने अंदर के डर पर काबू पाने की कहानी है। सही बात है। ये दिखाती है कि हार कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक गुरु है जो हमें सिखाता है कि अगली बार और बेहतर तरीके से कैसे लड़ना है। बिल्कुल। ये उस मानसिकता की ताकत दिखाती है जो हार को एक फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक कॉमा समझती है, एक मौका रुककर सोचने का, अपनी रणनीति को बेहतर बनाने का और फिर से आगे बढ़ने का। उसकी सफलता का सार शायद इसी एक पंक्ति में है, मंजिल उन्हीं की होती है जो बीच रास्ते में बैठते नहीं बल्कि घुटनों के बल सही पर आगे बढ़ते रहते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जो रास्ते अधूरे लगते हैं वे अक्सर हिम्मत और जिद से ही पूरे होते हैं। और ये चर्चा एक विचार छोड़ जाती है जिस पर सोचा जा सकता है। हम सभी अपनी असफलताओं को कोई न कोई नाम देते हैं। कोई उसे अंत कहता है, कोई दीवार, कोई बदकिस्मती। सही है। आरव की कहानी ये सवाल उठाती है कि अगर हम अपनी असफलताओं को डेटा या फीडबैक कहना शुरू कर दें तो हमारी अपनी कहानी कितनी बदल सकती है, क्योंकि हम अपनी मुश्किलों को जो नाम देते हैं अक्सर वो हमारे लिए वही बन जाती हैं। नाम बदलिए, शायद कहानी भी बदल जाए। शायद कहानी भी बदल जाए।